नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा सहाने। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज मैं आपको वंदना रात द्वारा लिखित कहानी देवा रे देवा का दूसरा भाग सुना रही हूँ। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लग रही हो तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर किसी किताब में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। कहानी के पहले भाग में अब तक आपने यह सुना कि कहानी के नायक के पिता एक किसान है जिन्हें कपास की खेती में निरंतर नुकसान हो रहा है, जिससे घर पर अनेक मुसीबतें आ रही हैं तथा परिवार अत्यधिक अंधविश्वासी होने के कारण घर में किसी भी वस्तु के खोने या गिरने को आने वाली मुसीबतों से जोड़ रहा है। नायक की माँ के हाथ से मूंगे की अंगूठी अचानक खो गई है। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, आइए सुनते हैं। हमें तो तब पता चला जब हैरान सी दिखती आई। बाबा को खिला पिला बाजार भेज, हमें भी भाकरी और चटनी परोस खुद खाने बैठी। दीदी और मैं उस वक्त नागपुर शहर की बातों में लगे हुए थे। कैसे हमें बड़े शहर पसंद नहीं, कैसे हमें इतनी खुली जगहों की आदत है और कैसे हम बड़े शहर में जाने पर खो जाने जितने गवार अभी भी बने हुए हैं। दीदी तो भी अभी भी खो जाएगी चिंचोली में रहने के बाद भी। हाँ रे, दीदी हंसी थी, चिंचोली कोई नागपुर थोड़ी है। तभी आई की धीमी सिसकियाँ हमें सुनाई पड़ी और खाते खाते रोने से भाकरी उसके गले में अटक गई। वह अब जोर जोर से खांसने लगी थी। अब क्या होगा? अब मैं क्या करूं? क्या हुआ आई? हम चौंक गए थे और उसे पानी पिलाने लगे थे। मैं कैसे इतनी लापरवाह हो गई, पता नहीं ज़्यादा तोड़ देने वाली खबर क्या थी। आई की लापरवाही की सूचना या रक्षा कवच के खो जाने की दहशत। हम तुरंत चक्कर घिन्नी की तरह नाच आई की अंगूठी ढूंढने में लग गए थे, मगर हमें अंगूठी नहीं मिली थी। हम थक कर अपनी हार से परास्त सो गए थे और उस रात जब बाबा घर लौट कर आए थे तो उन्हें पता भी नहीं चल पाया था कि उनकी सुरक्षा के लिए किया गया सबसे महंगा उपाय अब आई के हाथ में नहीं था। जल्द ही कापूस की बुआई के दिन आ गए और दीदी ने आई को सारी शंका दबाकर बाबा की हिम्मत बढ़ाने को कहा। गर्मियों के उन दिनों में दीदी और मैंने भी बाबा की खेत में खूब मदद की और बाद में भी वहाँ जाकर घंटों डेरा डाले कापूस के पौधों के बढ़ने का इंतज़ार करने लगे। जैसे हमारे वहाँ बैठने से कापूस के पौधे अपने समय से पहले ही बढ़ जाएंगे। जब बारिश आने के दिन आए तो बाबा फिर उत्साहित हो खाद खरीदने का मन बनाते हुए चिंचोली गए। उस दिन जब दीदी और मैं अपने बढ़ते पौधों को देखने खेत गए तो देखा खेत की बांध पर किसी ने नींबू मिर्च लाल कुमकुम लगाकर फेंक दिया था। दीदी ने मुझे उस फेंकी हुई चीज़ पर पैर रखने से मना कर दिया था और हम बिना खेत घूमे लौट आए थे। उसके बाद दीदी मंदिर गई थी और खेत की बांध पर पड़ी बुरी चीज़ की बुरी शक्ति को खत्म करने की प्रार्थना करने लगी थी। उसी दिन जब बाबा घर लौटे थे तो उनकी हालत देख हम घबरा गए थे। उनकी आंखें लाल थी, खांसी बढ़ी हुई थी और वे धीरे धीरे चलते हुए अपनी चारपाई पर पड़ गए थे। हमारे बहुत पूछने पर उन्होंने बताया था, चिंता की कोई बात नहीं, थकान ज़्यादा हो गई है। इससे दीदी ने उन पर लाड से गुस्सा कर कहा था ना, डॉक्टर को दिखा दो। दिखाया था? वो बड़ी मुश्किल से हंसते हुए बोले थे, कह रहा है अब नागपुर दिखाओ।
पीले रंग के धामन सांप को अपनी चारपाई पर गुड़ी मुड़ी सोते देख आया था। बहुत गांव वाले हमारे यहाँ जमा हो गए थे और कहने लगे थे, अरे ये तो देवा का आशीर्वाद हो गया, अब देखना कितने चटपट दिन सुधरते तुम्हारे। मगर उसी के बाद बाबा काली को दूसरे गांव बेच आए थे और काली के रहने वाली जगह एकदम खाली हो गई थी। उस दिन सांप को इतने पास से देखने के बाद दीदी और मेरा खून हमारे भीतर ही जम गया था और दीदी बोली थी, प्रकाश जब बहुत डर लगता है तो ऐसे ही खून जम जाता है, एकदम मर गए हो जैसा। बाबा जिस दिन अपने बचपन के मित्र दत्ता पाटिल के साथ नागपुर जाने वाली बस में बैठे थे, ठीक उसी दिन दोपहर में दीदी आई को बिना बताए गांव वाली अपनी सहेली से मिलने चल दी थी और जब वह वापस आई तो उसका चेहरा चिंता से लाल हो रहा था। आई उसे देखते ही चिल्लाने लगी थी, क्या हुआ? दीदी आई को ज़मीन पर अपने पास बिठाते हुए बोली, आई वो जो नीले रंग की मेरी पंजाबी ड्रेस है ना, उसका दुपट्टा सुबह से नहीं मिल रहा था। मुझे लगा कहीं गलती से मेरी सहेली तो नहीं ले गई। मैं वहीं ढूंढने उसके घर निकल गई थी आई, मगर दुपट्टा उसके पास नहीं था। वो तो उसके घर जाने वाले रास्ते पे जो सूखा कुआं पड़ता है ना, जहाँ बरगद का पेड़ है, वही आई। वो पेड़ पर झूल रहा था। उसमें किसी ने बाज़ार में बिकने वाली पानी की बोतल को टांग फंदा कस दिया है। ये कैसी बात हुई आई? मेरा दुपट्टा वहाँ कौन ले गया? इसका मतलब क्या हुआ आई? आई सिर पर हाथ रखे गिरने सी दिखी। हे देवा, अब ये किसने क्या कर दिया? अरे मेरी बेटी क्या देख कर आ रही है, अब क्या होगा? दीदी और आई को एक दूसरे को समझाते हुए वहीं बैठा छोड़ मैं दीदी की बताई वाली जगह पर गया था और मुझे वहीं बरगद के पेड़ की एक डाल पर दीदी के दुपट्टे से झूलती वह बोतल नज़र आई थी। बोतल को बहुत बार देखने पर मुझे बोतल के अंदर किसी आदमी का चेहरा दिखाई देने लगा था। मैं बहुत कांपते हुए तेजी से घर भाग आया था। उस दिन देर रात दत्ता पाटिल नागपुर से अकेले लौटे थे और हमें खबर दी थी, तुम्हारे बाबा कल आएंगे। डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया है, जांच वगैरह करना है। जब अगले दिन भी बाबा नहीं लौटे तो दीदी मुझे ले दत्ता पाटिल के घर गई और उनसे बोली, काका अस्पताल का पता दो, हम बाबा को देखने जाएंगे। ओहो, दत्ता पाटिल ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कल तक रुक, कल तक वो नहीं आएगा तो मैं तुम लोगों को लेकर जाऊंगा। हमने और 2 दिन इंतज़ार किया और जब बाबा फिर भी नहीं आए तो हम दत्ता पाटिल के साथ उनका हाल लेने नागपुर चल दिए। अस्पताल के मरीजों की सूची में बाबा का नाम दर्ज था, मगर हमें कोई नहीं बता पाया कि बाबा कहाँ थे। कोई यह भी नहीं बता पा रहा था कि बाबा पलंग पर पिछले 4 दिनों से थे भी या नहीं। हमने उनका पहले दाखिला कर इलाज करने वाले डॉक्टर से भी पूछा, मगर वह उतना ही बता पाया जितना हमें पता था। दिन भर अस्पताल में इंतज़ार करने के बाद गांव जाने वाली शाम की आखिरी बस में जब हम बैठे तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं दीदी के कंधे पर जो फफक पड़ा था। बाबा कहाँ गए दीदी? दीदी कुछ नहीं बोली थी, बस की खिड़की के बाहर न जाने क्या देखती रही थी। आप गड़ाए हुए बाबा को बहुत अच्छी तरह जानने वाले बाबा के बचपन के मित्र दत्ता पाटिल ने उदास होकर कहा था, दुख मत कर बेटा, मैं उसे खूब समझता हूँ, लौट आएगा, कहीं चला गया होगा। जो फिर भी नहीं लौटेगा तो हम आके दोबारा ढूंढेंगे। फिर 2 दिन बाद और फिर 2 दिन बाद
जब बाबा नहीं लौटे थे तो आई ने ही हमें धीरज रखने को कहा था और हमने नागपुर जाना छोड़ दिया था। गांव वालों ने थाने में रिपोर्ट लिखवाने को कहा तो बाबा के बचपन के तीनों मित्रों ने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। हीरामन पाटिल, बलरामनाथ पाटिल, उम्र 45 वर्ष, गांव इच्छापुर, दिनांक 10 अगस्त 2005 से नागपुर जनरल अस्पताल से लापता। बाबा की एक फ़ोटो भी बाबा के मित्र हमसे मांग कर ले गए थे, जो उन्होंने थाने में जमा करवा दी। बाबा के लापता हो जाने के कुछ ही दिनों बाद दिवाकर पंडित के कहने पर आई को पहनाई गई मूंगा जड़ी सोने की खोई हुई अंगूठी मिल गई। आई के कपड़े के बक्से के पीछे से मैंने ही उसे ढूंढा था। ढूंढने तो मैं अपनी गोटिया गया था, मगर जब वहां पहुंचा तो देखा बक्से के पीछे वही अंगूठी पड़ी चमक रही है। बाबा के जाने के इतने ही दिनों में आई के माथे पर कितने नए निशान बन गए थे। वह बहुत दुबली भी हो गई थी। वह जब चलती उठती बैठती थी तो उसकी हड्डियां चटाक की आवाज़ करती थी। लगता था सब एक साथ टूट रही हों। मेरी आवाज़ सुन आई उन्हीं टूटने वाली आवाज़ों के साथ मेरे पास आई और चिल्लाई जैसे मैं कहीं बहुत दूर हूँ उससे। मैंने जब जीत से भर आई की हथेली में अंगूठी रखी तो पानी से भरी उसकी आंखों में पत्थर उछाले जाने जैसी खुशी कौंधी। मगर दीदी उसके पास आ उसका कंधा थामे चुप बनी रही। दीदी अंगूठी, मैं खुशी में चिल्ला रहा था, नाच रहा था, मगर दीदी तब भी चुपचाप रही। बहुत दिनों बाद दीदी ने अंगूठी मिलने के बावजूद खुश नहीं होने का राज खोला था। प्रकाश, मैं क्या खुश होती रे? दिवाकर पंडित ने तो बहुत पहले ही मुझे बता दिया था, सोना खोना और पाना दोनों अच्छा नहीं होता है। दीदी ने ठीक कहा था। शायद क्योंकि आई ने सब कुछ ठीक हो जाने के लालच में बिना दिवाकर पंडित से उपाय पूछे हड़बड़ाकर अंगूठी मिलने के तुरंत बाद ही पहन ली थी और कहती गई थी, देवा अब सब ठीक कर दो। मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अंगूठी मिलने के तुरंत बाद हमारे घर का पिछला हिस्सा जहां काली रहती थी एक दिन अचानक ही धसक गया। कोई आंधी तूफान भी नहीं आया था उस दिन। खेत में कपास खड़ा खड़ा सूख गया और उसकी डंठल सूखी टहनी जैसी कड़ी हो गई। बारिश कम आना इसकी वजह है, दत्ता पाटिल ने बताया था। इधर बुआ भी 2-3 बार धनंजय पाटिल का संदेशा पहुंचाने आई थी और रो रो कर वापस लौटी थी। देखो इधर दादा नहीं मिल रहा, उधर धनंजय पाटिल की दादागिरी। इन सारी उलझाने वाली घटनाओं के बीच इन दिनों मैं एक सपना देखने लगा हूँ। रोज तो नहीं मगर कभी कभी ही मैं अपने सपने में देखता हूँ कि बाबा मर गए हैं। उन्हें तरह तरह से आंखें बंद किए लेटा हुआ मैं देखता हूँ। 4-5 बार उसी सपने को देखने की बात जब मैंने दीदी को बताई तो बड़े दिनों बाद वो थोड़ा खुश होकर बोली थी, प्रकाश ये तो बड़ा अच्छा है रे, बहुत बहुत अच्छा। मैंने एक बार नागपुर के बड़े अखबार के एक पन्ने पर पढ़ा था, जब हम सपने में किसी को मरा हुआ देखते हैं तो उल्टा होता है। जानता है, जिसे हम मरा हुआ देखते हैं असली में इससे उसकी उम्र बढ़ जाती है। बाबा आज तक लापता है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसका पहला और दूसरा भाग सुने तथा अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।